हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आ गई हूं मैं फिर से आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर बिहार बोर्ड हिंदी। जी हाँ, क्लास 10th गोधुली के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के साथ मैग्नेट ब्रेन्स टीम की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। पाठ नया शुरू करने जा रहा है, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखना, ठीक है। यहां वहां ध्यान नहीं लगाना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना, ताकि आप हर एक प्रश्न को समझ सको, है ना। कहते हैं ना कि जब शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, शुभकामनाओं के साथ होती है, तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में शुभकामनाएं दे दी। तो अब बने रहना यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को समझकर, सुनकर उसके उत्तर को समझ सको, और कोई भी फिर हमारी नींद नामक कविता से, पाठ से या कुछ भी संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, टेस्ट हो जाए या परीक्षा आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि अब हम क्या लिखें, क्योंकि ध्यान देना, आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स आपको कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है, और साथ ही साथ क्या, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% मुफ्त दिए जाते हैं आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि हमें पता है आप बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, आप बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, बस पढ़ने का आपको मिल जाए एक माध्यम, उसके माध्यम के रूप में आप बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे। सो आ जाइए, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस में। हम चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। प्रथम, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने एक बिंब की रचना की है। किस तरह के बिंब की रचना की है? हाँ, कौन सा बिंब मतलब समझते हो आप? एक सिंबल टाइप, एक बिंब मतलब एक इमेज, कि ऐसा होता है, वैसा होता है, यदि ऐसा एक तरफ वैसा होता है तो दूसरी तरफ ऐसा होता है, ठीक है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेन डंगवाल जी ने मानव जीवन में एक बिंब उपस्थित किया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है। देखो जरा कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य अपने आप को कैसे, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, नींद रूपी अकर्मण्यता, अकर्मण्यता मतलब जिसको सिंपल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नकारा टाइप प्रवृत्ति, जो काम करना ही नहीं चाहते, नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण के एक छोटे बीज अपनी कर्मठता रूपी सींगों से धरती की सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। जो आलस्य की चादर तान कर सो जाते हैं, और जो कुछ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, और जो ये सोचते हैं कि बस अब हम, बस बहुत हो गया, खा पी लिया, इतना है ना, ठीक है, अब सो जाते हैं, उस समय भी प्रकृति का चक्र चलता जाता है। कितने अच्छे से लिखा है कवि ने कि जब अपने आप को ढककर सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण के एक छोटा बीज अपनी कर्मठता रूपी सींगों से धरती की सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सींग, फूली हुई बीज, छत से, ये सभी बिंब रूप में ही तो उपस्थित हैं। नींद का मतलब ये नहीं कि जब हम थक हार कर सो जाते हैं वो नींद है। नींद का अर्थ यहाँ पर अकर्मण्यता मतलब नकारापन, जिसको वो बताया है। अंकुर, जो हमेशा कर्म करने के लिए एकदम ऊपर की ओर जाते हैं, तत्परता के साथ रहते हैं, हमेशा कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। कोमल सींग, अब कोमल सींग क्या है? यहाँ पर जब कोई भी अंकुर डाला, बीज डाला जाता है, और जब वो अंकुरित होता है ना, किस तरह से वो मिट्टी को धक्का देते हुए अपने आप की जगह बना लेता है और अपने आप के अस्तित्व का निर्माण करता है। फूली हुई बीज, जब कोई भी बीज फूलता है, मॉइस्चर हो जाता है, मतलब जब वो गल जाता है, उसी के बाद वो आता है ना जमीन में, उसको नमी प्राप्त होती है, उसके बाद उसमें अंकुरण होता है। छत से ये सभी बिंब रूप के उपस्थित किए हैं कवि ने। प्रश्न है दूसरा, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? मक्खी के जीवन क्रम, मक्खी का जीवन क्रम ही क्यों लिया? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। क्योंकि मक्खी का जीवन कहाँ भिन्न भिन्नाती हैं? बिल्कुल निम्न जगह पर। इसलिए मक्खी का उदाहरण दिया है कवि ने उन निम्न लोगों को जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी हैं, जो स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके जीवन को कवि ने मक्खी के जीवन से तुलना की है।
कि जिस तरह से मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किया जाने का आशय है कि निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना, कि किस तरह से जीवन उनका रहता है, किस तरह से संकीर्णता, एकदम छोटी सोच, सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलते रहते हैं, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है। लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा उपयोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। समझ में आया? कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करते हैं? हाँ, ये भी सही है कि कवि ने गरीब बस्तियों का ही उल्लेख क्यों किया है। तो कवि ने गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से यह कहा है कि जहां के लोग 2 जून की रोटी के लिए, 2 जून मतलब 2 वक्त की, दोपहर की, दोपहर मतलब 2 वक्त की रोटी तक सही से नहीं जुटा पाते हैं, सिर्फ अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए हर दिन खाते हैं, हर दिन कमाते हैं। 2 जून मतलब 2 वक्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 2 जून रोटी के लिए काफी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं। वहां पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो सकता है। यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। वहां भी उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब साधना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है। लेकिन गरीब से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते हैं। उन्हें मतलब अपने बस वही कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बन जाते हैं। वो उन्हें लगता है यही हमारा जीवन है, ऐसे ही चले जाएंगे। वो सोचते ही नहीं है कि कुछ हम भी विकास करें या कुछ हम भी नया करें, कुछ तो हम आगे बढ़ें। उनको लगता है यही जीवन है, ऐसे ही जिए थे, ऐसे ही हमारे पुरखे चले गए, यहीं पर हमें चले जाना है। क्योंकि उनकी सोच भी संकीर्ण सोच, इसलिए तो कहा है कवि ने कि उनकी संकीर्ण सोच मतलब छोटी सोच को भी, जो छोटे लोग, निम्न स्तर के लोगों की सोच को भी कवि ने संकीर्ण कहा है, छोटी कहा है। क्योंकि गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु कभी सचेत ही नहीं होते हैं। उनको अपना विकास दिखाई नहीं देता है। उनको तो बस यही दिखाई देता है कि हमारा जीवन पराश्रित है, हम सिर्फ डेली खाएंगे, डेली ही कमाएंगे और तभी खा पाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? कौन कौन से, जैसे अत्याचारी किसको कहा है कवि ने? कोई ऐसे चोर डकैत नहीं। अत्याचारी कवि ने उन लोगों को कहा है जो सुविधा भोगी हैं, जो निम्न स्तर के लोगों का शोषण करते हैं। शोषण का मतलब ये नहीं कि कोड़े बरसाना, मारपीट करना, उनको ठगने का काम करते हैं। कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐशो आराम की जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता है पूरी तरह से, और उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते हैं, और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन भी जुटा लेते हैं। आंतरिक साधन, बाह्य साधन जुटा लेते हैं वो। और अत्याचारी कोई तीर, तलवार, कोड़े, हथियार, औजार लेकर नहीं आते हैं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने निम्न स्तर के लोगों पर, उनको मतलब वो तो शिक्षा से वंचित रहते हैं, वो तो अपने विकास के प्रति भी सचेत नहीं होते हैं, तो उनकी अपनी बातों में बहला फुसला लेना और उनको भी ठग लेना, उन ऐसे लोगों को कवि ने अत्याचार या अत्याचारी कहा है। प्रश्न है अगला, इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए कि इनकार इनकार करना ना भूलने वाले मतलब जो इनकार ही करते रहते हैं। इसका प्रश्न का अर्थ समझ में आया आपको? इनकार करना ना भूलने वाले मतलब जो हमेशा इनकार करते रहते हैं, वे कवि मतलब कैसे लोगों को कवि ने कहा है, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो कवि ने आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी समझते हो, हठी, जिद्दी, अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपना मतलब साधने वाले, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाले, हठी, जिद्दी, ठीक है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते।
चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी व्यवहारिक रूप में हो, अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। वे साफ तौर पर अपनी भूल से इनकार कर देते हैं, मतलब इनकार करना भूलते ही नहीं है। नहीं, मैंने क्या किया, मैं तो बिल्कुल सही हूं, हाँ गलती मेरी नहीं है, शायद उन लोगों ने ही कुछ ऐसा किया होगा, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूं। ये जो है कि वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, मतलब साफ रूप से कह देते हैं कि मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, मैंने जो किया है वो सही किया है। जैसे लगता है कि उनकी दलील काफी साफ और मजबूत है, इतने कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि मैंने जो किया है सही किया है, इसमें गलत क्या है, हाँ मैंने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गलती, मतलब खुद के ही न्यायालय बन जाते हैं, खुद के ही न्यायाधीश बन जाते हैं, अपनी ही सरकार बना लेते हैं और उनको लगता है कि बस मैं ही सही हूं। इनकार करना ना भूलने वाले वही लोग हैं जो किसी की भी बात सुने बिना अपने जज स्वयं बन जाते हैं और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि ये ऐसा है तो वो वैसा है, और अपने आप को हमेशा डींगे मार मार कर ऊंचाई पर रखे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। बहुत सही प्रश्न है, ये मैंने आपसे पूछा भी था, है ना, जब हम व्याख्या कर रहे थे कि ये जो शीर्षक है कविता का, हमारी नींद, क्या ये शीर्षक सार्थक है, अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है? हमारी नींद टॉपिक या शीर्षक सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे नींद के बारे में बात की जा रही है, वाह मजा आ गया, सो जाओ बस। लेकिन कवि ने यहाँ पर हमारी नींद अर्थात ऐसे लोगों की नींदों पर व्यंग किया है जो चादर तान कर, कैसी चादर, आलस की चादर तान कर सो जाते हैं, और मतलब उनके मन में छल कपट बैर द्वेष रहता है, जो बेचारे निम्न स्तर के लोगों को और दबाते रहते हैं, उनका अत्याचार, उन पर शोषण करते रहते हैं। ठीक है, ऐसी नींद के बारे में कहा है। तो किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख होता है, और मुख से ही तो पहचान होती है। शीर्षक क्या है, ये हमारा शीश है ना, शीश शीर्षक, तो कोई भी कविता का जो शीर्षक रहता है वो उसका मुख रहता है, और मुख से ही जाना जाएगा कि हाँ ये लाली मैडम है। अब यहां से यदि धड़ आ जाए तो किसको पता चल रहा है ये किसका धड़ है भाई, किसकी बॉडी है? तो मुख से पहचान होती है। उसी तरह से शीर्षक जो रहता है, टाइटल जो रहता है, उससे पूरी कविता की या कहानी की पहचान होती है। किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख होता है। शीर्षक कविता की सारगर्भिता लिए रहता है। शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती हैं जो याद रखी जाती हैं, जैसे शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होना चाहिए। सार्थक मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, लघु मतलब छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा निबंध दे दिया वो शीर्षक हो गया, मतलब 2-4 लाइंस दे दी और ये शीर्षक है। शीर्षक छोटा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिस शीर्षक को सुनते ही समझ में आए अच्छा तो ये जरूर इससे रिलेटेड होगी। शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होना चाहिए, मतलब समझ में भी आए, अंडरस्टैंडिंग भी हो, और साथ ही साथ जो भी बताने जा रहा है शीर्षक इस कविता में वो पूरा वर्णन भी कर दे। ठीक है, साथ ही शीर्षक घटना प्रधान और जीवन प्रधान या विषय वस्तु प्रधान होता है। जो भी इसमें बताया जाएगा शीर्षक के अंदर घटना, जिस भी घटना का जिक्र होगा, जिस भी जीवन के बारे में बताया जाएगा, पशु, मनुष्य, प्रकृति, जीव जंतु, उसका भी उसमें वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही साथ विषय वस्तु प्रधान, जो विषय दिया है, जो टॉपिक दिया है, वो पूरी तरह से उसकी कहानी को बयां कर दे। ठीक है, यह शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। विषय वस्तु मतलब टॉपिक। ठीक है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी। हमारी नींद, मजा ही आ जाता है सुनकर, अरे पढ़ा, अरे हमारी नींद, वाह, हम जागते हुए हमारी नींद देख रहे हैं। ये तो कभी संभव ही नहीं होता कि हम जाग रहे हैं और हमारी नींद देख रहे हैं, लेकिन हमने हमारी नींद देखी आपने। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहां शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाता है। अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है, या यूं कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो शीर्षक है वो एकदम सार्थक है। अब है प्रश्न, व्याख्या कीजिए। कविता की कुछ पंक्तियां हैं और उन पंक्तियों की हमें करना है व्याख्या। और जब भी हम कविता की या किसी भी, जैसे आशय स्पष्ट करते हैं कोई कहानी का या कोई भी स्टोरी का, गद्य खंड की मैं बात कर रही हूं, तो जब भी आशय स्पष्ट हो या व्याख्या हो तो हमें ये बताना होता है कि ये पंक्तियां जो हैं वो किस पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, कविता कौन सी है, कवि कौन है, उसके बाद हम उनका अर्थ बताते हैं। तो देखिए,
प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित कौन सी हमारी नींद कविता से ली गई हैं। इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा है। कौन से अंश में? इस अंश में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर का। क्या गरीब बस्तियां लाउड स्पीकर का खर्च उठाने के लायक होती हैं? नहीं, लेकिन वहां लाउड स्पीकर चलाने वाले कोई और ही होते हैं, जो सुविधा भोगी होते हैं, जो ठगी होते हैं। वो भी वहां धर्म की आड़ में जाकर उन लोगों को ठग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आनंद करते हैं या आयोजन करके आनंद मनाते हैं। और गरीबों को क्या लगता है? अरे कितने अच्छे हैं साहब, हमारे कम से कम गरीबों की बस्ती में देवी जागरण करा रहे हैं। लेकिन वो तो कुछ और ही मंशा के साथ जाते हैं, उनकी नियति तो कुछ और ही होती है, ठगने की, अपने स्वार्थ की पूर्ति की। और उनको लगता है कि ये बहुत बड़े मसीहा हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी होने के स्थान पर उनको ये कहां से आ गए, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी थे सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी विवशता का लाभ उठाते हैं। नेताओं की सबसे पहले बात आई, जैसे ही कोई इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाले, अरे भाइयों बहनों गली गली जाकर ये तो हम आपके हैं, कौन नहीं, मतलब हम आपके ही हैं, बस इस तरह का विश्वास जताते हैं, वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता पर पहुंचे किसी को नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह से पूंजीपति वर्ग, जब कोई मतलब सिद्ध करना होगा, अपना उल्लू सीधा करना होगा, तो उनको बहुत सारा की भीड़ इकट्ठी करना है, तो बिल्कुल आइए आप लोग, अरे आप तो हमारे बहुत ये वो हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी विवशता का लाभ उठाते हैं। अगला है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। कौन से साधन? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, नाम क्या है? गोधुली भाग 2, हिंदी साहित्य की हमारी नींद जो कविता है, हमारी नींद नामक शीर्षक से ली गई है। कवि वीरेन डंगवाल जी ने सामाजिक अत्याचारियों के करतूतों का पर्दाफाश किए हैं। क्या किए हैं? आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम और मतलबी बना लिए हैं, पूरी तरह से मतलबी हो गए हैं वे, और उनको लगता है कि बस मतलबी, बस मतलब हो जा बड़ा मतलबी, पूरी तरह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी विवशता का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हथकंडे अपनाते हैं, हर हद से गुजर जाते हैं। बस उन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, अपना मतलब सिद्ध करना है। तो इसीलिए लिखा है कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ किस तरह का एरिया है, कैसे वे लोग हैं, शिक्षा से वे वंचित हैं, समझदारी उनमें है नहीं, हमारी बातों में बहल फुसल जाएंगे और हम अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे, और वे किसी भी हद तक जाकर उनको ठग लेते हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है, अगला है, हमारी नींद के बावजूद क्या हुआ? अब यहां पर कवि ने कहा है कि इस देश में हिंदी काव्य धारा के समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल जी ने वैसे लोगों का चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं, पूरी तरह से ऐशो आराम में जीना चाहते हैं, पूरी तरह से अब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्वार्थी हो गए। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन क्रम कभी रुकता नहीं है, समय चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अनवरत कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ता रहता है। समय निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहता है। आपने सुना ही होगा कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो अनवरत आगे ही बढ़ता रहता है। अनवरत का मतलब लगातार,
यदि हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति सुविधा उपयोगी आराम पसंद जीवन पसंद करते हैं तो भी कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा होता है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ते जाता है और कर्मवाद का संदेश देता है। समझ में आया कि कुछ लोग हैं, कमा लिया भैया हमने तो अब तो हम चादर तान कर सोएंगे बस, लेकिन कुछ जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ कर्म 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 के बारे में सोचते रहते हैं, कर्म करते जाते हैं और समय से आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। हाँ, मतलब कविता में बिल्कुल साधारण सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग किया है। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा? आप बताइए। तो यहाँ पर कवि की शक्ति का वर्णन किया है या सिर्फ सीमा कि कवि इसी तरह से लिख सकते हैं या कविता की इतनी ही सीमा है? क्या बताया है कि जो भी शब्दावली है वो बहुत आसानी से समझ में आ रही है, हमें कहीं भी ये नहीं देखना पड़ रहा कि अरे इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो ये कविता की शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। आपको क्या लगता है, कविता की शक्ति है या सिर्फ सीमा है कि क्या कर सकते हैं, इससे आगे वो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है? देखिए, हमारे अनुसार तो ये कविता की शक्ति है, भाषा की शक्ति है जो अपने साधारण अर्थ से सब कुछ समझाने में सफल हो जाती है। और असली शक्ति वही होती है, ये नहीं कि हमें यदि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है और हम जनता के सामने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे और हम ये दिखाएंगे देखो हमें कितना आता है। अरे हमें कितना आता है ये वहां बताने की जरूरत नहीं है, वहां हमें वो बताना है जो सबको समझ में आए। तो यहाँ पर ये कविता की शक्ति ही है जो सरल और सहज शब्दों के प्रयोग से सबको समझ में आ गई है, अपने साधारण अर्थ से सबको समझाने में सफल हो गई है। सीमा का रूपांतर नहीं होता है, किंतु भाषा का रूपांतर कविता की सौष्ठवता को प्रदर्शित करने में समर्थ हो जाती है, उसकी गुणवत्ता को दिखाती है, उसकी विशिष्टता को दिखाती है, उसकी पहचान को दिखाती है। आशा करती हूं हर एक प्रश्न को आपने ध्यान से सुन लिया है, समझ लिया है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल मैं उसके उत्तर दूंगी, कमेंट करूंगी जरूर। इसी तरह से बने रहना हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं, वो भी 24/7। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि कोई समय सीमा नहीं है, कोई दिनों की पाबंदी नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे MWF या ऐसे कुछ नहीं है। आप जब चाहे जब वीडियोस देख सकते हैं, उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ। समझ में आया? जैसे आपको मान लीजिए हिंदी का वीडियो देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2, देखना क्या चाहते हैं बस वो आप देख लीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे ना, वहां सब कुछ दिखाई देगा, पाठ्यक्रम, पाठ का नाम, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक करिए, क्लिक किया आपने, पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया सामने, ध्यानपूर्वक देखोगे तो दोनों पुस्तकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। शीर्षक, हर एक शीर्षक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी होगा, जिससे आप पाठ्यक्रम का वीडियो देखकर समझ जाओगे कि आप साल भर क्या पढ़ने वाले हो। समझ में भी आएगा और पसंद भी जरूर आएगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। साथ ही साथ बहुत सारा शेयर करो, सबको शेयर करो, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बंधु जो भी हैं, सबको लिंक शेयर करो ताकि वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपने एजुकेशन फील्ड में अपने आप को कुशलता के साथ लक्ष्य की ओर ले जा सकें। ओके, चलिए इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।